चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट के 2020 के जनरल एप्टीट्यूड के एक पार्टिकुलर सेट पे, जो कि हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल एप्टीट्यूड का हमारे पास में सिलेबस होता है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी स्टूडेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, तो ये जो हमारा लेक्चर है वो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मैं इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ डील। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारे पास में क्वेश्चन है मैं उनको डील करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 थे वो हमारे पास में इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। The difference between the sum of the first two n natural numbers and the sum of first n odd natural numbers is what, हमसे पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं, दैट इज फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। तो आपको पता होगा कि n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है हमारे पास में, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो 2n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा हमारे पास में, 2n डाल देते हैं n की जगह पर, तो क्या आएगा, यही आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, n इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, यही मिलेगा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। सेकेंड वाला पार्ट है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स हमें पूछा गया। ठीक, इसका सम, तो अगर आप देखिए यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 2n माइनस 1 तक जाएंगे, तो आपको सम कैसे निकालेंगे देखना, n/2 इंटू a प्लस एल कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं समेशन का, तो हमारे पास में n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए a क्या है, a है 1, तो मैं क्या कर लेता हूँ, a की जगह पर डाल देता हूँ 1, और l की जगह पे लास्ट टर्म, l हमारे पास में क्या डिनोट कर रहा है, लास्ट टर्म जो कि है 2n माइनस 1, तो मैंने लास्ट टर्म की जगह पर लिख दिया 2n माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा अपने को n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा गया था, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इसका डिफरेंस, इसका और इनका डिफरेंस। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, यही हमें बताना था, इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो हमें सबसे पहले बोला गया था 2n नेचुरल नंबर्स का सम, तो हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं 2n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, उसके बाद हम बोला गया था the difference between the sum of the first 2n natural numbers and the sum of first n odd natural numbers। तो लास्ट में हमारे पास में क्या होगा, n odd natural number का सम क्या है, n स्क्वायर, तो 2n में से n स्क्वायर जाएगा तो n स्क्वायर और प्लस n, यही आएगा हमारे पास में। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा पहले, उसके बाद ये n स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस दे दिया सम। ठीक है, इसका सम और ये n स्क्वायर वाला जो ये वाला पार्ट था यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन बी जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये हमारे पास पैराग्राफ बेस्ड है, तो देखते हैं पैराग्राफ को। रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI lends कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो हमारे पास में जो बैंक्स होती हैं, ये देखिए मैं बैंक बना दे रहा हूँ, ये हमारे पास में बैंक। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर सपोज कर लीजिए है RBI। ठीक है, तो रेपो रेट हमारे पास में क्या है, एक ऐसा रेट जिसमें कि हमारे पास में RBI जो है वो बैंक्स को क्या देती है, पे करती है, या फिर आप बोल दीजिए हमारे पास में एक कर्ज देती है। ठीक है, तो हमारे पास RBI क्या करती है, बैंक को पैसे देती है इंटरेस्ट पे। ठीक है, और उसी इंटरेस्ट के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, एंड द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक।
और जब आरबीआई को जरूरत पड़ती है तो बैंक क्या करती है, उसे पैसे देती है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में है रेपो रेट, और ये हमारे पास में रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जब हमारे पास में बैंक क्या करेगी, आरबीआई को पैसे देती है इंटरेस्ट के तौर पे, तो उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। जिस इंटरेस्ट पे बैंक आरबीआई को पैसे देती है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हमारे पास में कि रेपो रेट आखिर में कैसे काम करती है, और आरबीआई जो हमारे पास में वो लिक्विडिटी को किस तरह से बैलेंस करती है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, डिक्रीज इन द रेपो रेट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर हम क्या करेंगे, रेपो रेट को घटा देंगे, जो कि हमारे पास में आरबीआई पैसे देती है बैंक को, तो अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। जो बैंक आरबीआई से पैसे लेती है उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या करेगा, कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक। और हमारे पास में जब बैंक क्या करेगी, जब बैंक पैसे देगी किसी आरबीआई को, तो वो क्या करेगी हमारे पास में, वो और अपना इंक्रीज करेगी, उसका जो रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है यहाँ पर, वो ही एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा, अदरवाइज ये लीक के बाहर है क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है 2 मार्क के लिए क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसको। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर कितने लोग हैं, 8 पीपल आर देयर, या फिर पर्सन बोल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए सर्कुलर टेबल मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 8 प्लेसेस बना देता हूँ, क्योंकि 8 लोगों को बैठाना है। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, ठीक है, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो हमारे पास कंडीशन दी गई है उनको पहले हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। S इज सीटेड अपोजिट टू W। ठीक है, हमने क्या बोला कि S जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, W के अपोजिट बैठा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, W को यहाँ बिठा दिया, सपोज कर लिए, और S को यहाँ बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए U इज सीटेड एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ R। सपोज कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज को मैं राइट मान लेता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को मैं लेफ्ट मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है, आप चाहे तो उल्टा भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे सॉल्यूशन में। ठीक है, U इज सीटेड एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ R। सपोज कर लीजिए हमने क्या कर दिया, U को यहाँ बिठा दिया, तो R के क्या होना चाहिए, हमारे पास में बोला गया है राइट होना चाहिए। तो अगर मैं R को यहाँ बिठाऊंगा तभी तो उसके सेकंड राइट में U होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि R यहाँ बैठा हुआ है और उसके सेकंड राइट में, दैट मीन्स फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पर U बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा दिया आपने। अब चलिए, T इज सीटेड एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो R के लेफ्ट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड, तो थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, T बैठा होना चाहिए, ये बोला गया। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करा दिया हमने। चौथा कंडीशन है V इज अ नाइबर ऑफ S। तो जो हमारे पास है, जो V है वो क्या है, नाइबर ऑफ S है, तो V ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए हमने क्या कर दिया, अरेंजमेंट तो यहाँ कर दिया। अब हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू। ठीक है, ध्यान से देखिए, मस्ट बी ट्रू लिखा है यहाँ पर। चलिए, तो बाकी के बचे मेंबर्स कौन कौन से हमारे पास में बच गए हैं, P बच गया है और एक Q बच चुका है। ठीक है, तो देखिए, या तो P यहाँ बैठ सकता है, या तो P यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, P दोनों में से कोई एक जगह बैठ सकता है, या तो Q यहाँ बैठ सकता है, या तो Q यहाँ बैठ सकता है। स्लैश देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, P इज अ नाइबर ऑफ R। ठीक है, P जो है वो क्या, वो R के नाइबर में है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमसे पूछा गया व्हाट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग इसको मस्ट बी ट्रू बोला गया, तो हम लोग इसको अभी
होल्ड करते हैं, ठीक है। मैं इसको होल्ड में रख देता हूँ, ये देखिए मैं इसको भी कुछ नहीं करता हूँ। हमसे पूछा गया व्हाट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो P इज अ नाइबर ऑफ R, इसको हम लोग होल्ड में रख देते हैं। Q इज अ नाइबर ऑफ R, तो R के नाइबर में Q भी हो सकता है, P भी हो सकता है, तो ये दोनों ही होल्ड में रख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया व्हाट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, P इज नॉट सीटेड अपोजिट टू Q, P इज नॉट सीटेड अपोजिट टू Q। P हमारे पास में है, P और जो Q क्या आपस में अपोजिट साइड में है, एक दूसरे के अपोजिट में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। P इज नॉट सीटेड अपोजिट टू Q। तो हमारे पास में जो थर्ड वाला कंडीशन है, P इज नॉट सीटेड अपोजिट टू Q, जो P है और Q है वो कभी भी आपस में हमारे पास में अपोजिट साइड में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो व्हाट मस्ट बी ट्रू, तो ऑप्शन सी हमारे पास में यहाँ से करेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि P और जो Q है वो कभी भी आपस में अपोजिट में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। अपोजिट में बैठने का मतलब क्या है कि अगर P यहाँ पर बैठा हुआ है और Q यहाँ पे बैठा हुआ है तो होगा हमारे पास में वो अपोजिट साइड में बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है दैट इज P इज नॉट सीटेड अपोजिट टू Q, वो करेक्ट है। बट एकदम मस्ट बी ट्रू, एकदम ये ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो ऑप्शन था A और B, वो ट्रू हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि P के पास तो ये भी प्लेस है और ये भी प्लेस है, और Q के पास सिमिलरली ये भी प्लेस अवेलेबल है और ये भी प्लेस अवेलेबल है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे 2 मार्क के लिए पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 233, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैं मान लेता हूँ दिल्ली और यहाँ पे मान लेता हूँ आगरा, तो दिल्ली और ये है आगरा, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस अपने को क्या बोला गया है, 233 किलोमीटर है, ठीक है। एक कार P स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, एक कार P है जो कि दिल्ली से आगरा स्टार्ट कर रही है ट्रेवल करना, और अनदर कार है Q जो कि क्या कर रही है, आगरा से दिल्ली स्टार्ट कर रही है चलना, ठीक है। जो Q कार है स्टार्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली अलोंग द सेम रोड 1 आवर आफ्टर द कार P स्टार्टेड। तो P 1 घंटे, जब सपोज कर लीजिए P 1 घंटे चल गया, ठीक है, 1 घंटे चलने के बाद वो यहाँ पहुंचा, उसके बाद फिर क्या करती है, Q स्टार्ट करती है अपने इनिशियल पॉइंट आगरा से, ठीक है। The two cars crossed each other 75 minutes after the car Q started, ठीक है। जो दो कार हैं वो आपस में क्रॉस करती हैं, जो दोनों कार हैं वो आपस में क्रॉस करती हैं 75 मिनट्स में, 75 मिनट्स में Q के स्टार्ट करने के बाद, Q स्टार्ट करने के बाद क्या करती है, वो क्रॉस करती है एक दूसरे को। Q स्टार्ट करने के बाद 75 मिनट्स के बाद क्या करती है, दोनों कार आपस में 1 घंटे के बाद सपोज कर लीजिए P जो कार है वो क्या यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। और उस टाइम क्या होगा, Q यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो P यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, Q यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 75 मिनट्स के बाद क्या होंगे, दोनों किसी पॉइंट यहाँ पे पास में क्या करेंगे, जाके क्रॉस करेंगे, ठीक है, यही बोला गया। बोथ कार्स वे आर ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, द स्पीड ऑफ कार P was 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द कार Q। तो अगर कार Q की स्पीड x किलोमीटर पर आवर अगर मैं मान लेता हूं, तो P की स्पीड क्या होगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर Q की स्पीड मैं मान लेता हूं कि x किलोमीटर पर आवर है, तो P की स्पीड क्या होगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। How many kilometers the car Q had traveled when the car crossed each other? जब दोनों क्रॉस आपस में क्रॉस कर चुकी है उस टाइम पर Q ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यही पूछा गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो P है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी या फिर कितना दूर जाएगा वो हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारे पास में स्पीड इनटू टाइम, क्लियर है। तो देखिए P की जो स्पीड है वो है x प्लस 10 किलोमीटर,
ठीक है, और टाइम कितना 1 घंटे के लिए, तो हम 1 घंटा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर, तो जो पी की स्पीड थी वो थी x + 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि 1 घंटे मैंने बोला, यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो Q है वो P के 1 घंटे स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में x + 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारे पास में x + 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब ये बाकी बचा जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 233 माइनस x + 10, यही होगा। दैट विल बी इक्वल टू 223 माइनस x किलोमीटर्स, यही डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो मैंने रेड से किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमसे बोला गया है कि Q यहाँ से स्टार्ट करता है आगरा से, और जो P है वो अब 1 घंटे के बाद यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? क्योंकि क्रॉस करेगा तो रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, तो जब हमारे पास में P और जो Q है वो अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है हमारे पास में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की ऐड हो जाएगी। तो Q की स्पीड है x और P की स्पीड है x + 10, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 2x + 10, दोनों की रिलेटिव स्पीड हमें मिल गई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें रिलेटिव स्पीड मिल गया, तो हमें क्या निकालना था कि हमारे पास में जो ये वाला डिस्टेंस है 223 माइनस x, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास में रिलेटिव स्पीड क्या है? डिस्टेंस हमने लिख लिया, ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 223 माइनस x, स्पीड हमारे पास में रिलेटिव वो क्या है 2x + 10, और टाइम कितना टाइम लगा था? 75 मिनट्स लगे थे उन दोनों का आपस में क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो 75 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं आवर्स में? 1.25 आवर। ठीक है, तो टाइम हमने लिख दिया 1.25 आवर, दैट इज 75 मिनट्स, क्योंकि यही डिस्टेंस तो हमारे पास में ट्रेवल किया जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में यहाँ से x आ जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस कम है, 60.14 के अप्रॉक्स आएगी x की वैल्यू, दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो x हमारे पास में क्या है? x हमारे पास में है स्पीड ऑफ Q। ठीक है, ये हमें मिल गया। हमसे पूछा गया था कि हाउ मैनी किलोमीटर्स द कार Q हैड ट्रेवल्ड व्हेन द कार क्रॉस ईच अदर। तो हमारे पास में जब क्रॉस कर जाएंगे हमारे पास में दोनों कार, तो उस टाइम में Q ने कितनी दूरी तय की होगी ये हमें निकालना था। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास में Q की क्या थी? 60.14, और टाइम हमारे पास में कितना लगा था? 1.25 आवर। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 75.2 के अप्रॉक्स। ठीक है, दैट इज किलोमीटर्स। तो हमारे पास में ऑप्शन बी जो है वो क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है, दैट इज 75.2 किलोमीटर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन था क्लियर हुआ होगा आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेटिव था, बट क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। फॉर मैट्रिक्स एम आई जे, आई और जे की वैल्यू जो हमारे पास में है वो क्या है? आई और जे की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0। जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास में है वो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, हर एक डायगोनल एलिमेंट 0 है। ठीक है, एम आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जे आई। दैट मीन्स अगर मैं एक मैट्रिक्स बना दूं 4x4 का, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4,
2 3 4, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देता हूँ मैं, 0 कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बोला गया डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है। और Mij की वैल्यू माइनस ऑफ Mj आई है, दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास में एलिमेंट होगा M12 वही यहाँ पर माइनस साइन के साथ होगा M12, ठीक है। M13 जो एलिमेंट होगा यहाँ पर वही हमारे पास में यहाँ पर होगा M13, ठीक है। और हमारे पास में क्या होगा देखिए, और यहाँ पर हमारे पास में सपोज कर लीजिए अगर एलिमेंट है M14 तो हमारे पास में यहाँ पर होगा माइनस ऑफ M14, और सपोज कर लीजिए M23 हमारे पास, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या एलिमेंट होगा M24, मैं लिखता हूँ माइनस ऑफ M23 और यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस ऑफ M24, ठीक है। और लास्ट वाला एलिमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर M34, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ M34, ठीक है। तो हमारे पास में बोला गया द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फुल्ली स्पेसिफाई द मैट्रिक्स इज, तो हमारे पास में कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये तो हमारे पास में उसी के मिरर इमेज होंगे, क्योंकि हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक एलिमेंट है, तो हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 यही सिर्फ 6 एलिमेंट्स की हमें मिनिमम जरूरत पड़ेगी एक ऐसे मैट्रिक्स को फॉर्म करने की, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।